गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे सिविक्स सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी पार्ट 3 आज है और ये आज लास्ट पार्ट है ना। इसमें हमने फर्स्ट 3 पार्ट में इंट्रोडक्टरी, पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी में सिविक्स क्या होता है, सिविक्स क्यों नीड है, क्यों जरूरी पड़ जाती है। पार्ट 2 में हमने पावर शेयरिंग के बारे में, कंट्री बेल्जियम और सेकंड इज श्रीलंका, है ना, श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ी कि क्यों जरूरी है, दोनों में डिफरेंस देखा। और इसके बाद पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पार्ट सेकंड में कि वाई डेमोक्रेसी इज डिजायर, है ना, सत्ता की साझेदारी क्यों, जो सॉरी पावर शेयरिंग इज नीडेड, है ना। तो इसमें हमने डिस्कस किया पार्ट सेकंड में कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना, फॉर द डेमोक्रेसी। देन टुडे अगर we will discuss part in the part 3 about the forms of power sharing, maybe, है ना। हाँ, forms of power sharing, ओके। अब क्यों, तो इसमें आपको जब मैं सेकंड इसकी बात करूं, डिस्कस करूं कि पार्ट सेकंड में जो हमने बात की थी कि बात की थी, एक तो जो परसुएट आधार पे, दूसरा मोरल आधार पे, टू टाइप्स ऑफ द डिफरेंट पावर शेयरिंग जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो श्रीलंका और बेल्जियम जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। पार्ट 3 में जो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन की बात की थी, वर्किंग इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी क्लास 9th में, और जिसमें हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देखे थे। तो उन इंस्टीट्यूशंस के आधार पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के रूप में इसका एक जो कंजर्वेटिव जो आइडिया होता है, जो पहले का आइडिया था कि राजनीतिक जो सत्ता का बंटवारा नहीं होना, नहीं किया जा सकता, है ना। तो लोगों ने पावर शेयरिंग को अपोज किया और बोला कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल जो है पावर इज गुड, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम और वो लोग बिलीव करते थे, हाँ, फर्स्ट वो बिलीव करते थे, बात करूं कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन अ वन सिंगल पर्सन या वन सिंगल ग्रुप्स। जैसे जो पावर शेयरिंग है वो एक पावर शेयरिंग नहीं ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट एक के हाथ में होनी चाहिए, जैसे हम पहले मोनार्की सिस्टम में देखा करते थे। सिंगल बात करते थे, मोनार्कल की बात करते थे, या राजा होता था जो सारी पावर उसी के पास होती थी, है ना। तो इसमें एक रीजन, जो पहले कंजर्वेटिव के लोग थे उन्होंने एक रीजन दिया कि पावर शेयरिंग अगर होगी, पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा कि अच्छे से कोई डिसीजन सही तरीके से जल्दी नहीं लिया जा सकता। एक पर्सन है, कोई भी डिसीजन तुरंत लेगा, वो क्विक डिसीजन वो लेने में वो सक्षम होगा, है ना। और उसको इम्पोर्स जो इन्फोर्स जो है भी उसको करवाया जा सकता है, इम्प्लीमेंट भी करवाया जा सकता है इजीली। लेकिन ये चीजों को डेमोक्रेसी ने डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जब इमर्ज हुई उससे पहले क्या था, क्या एक पर्सन जो कोई है उस कोई वो अगर
डिसीजन ले रहा है तो क्या सभी के लिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के कम्युनिटी के लिए, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उसके लिए अच्छी होगी? नहीं। एक घर में अगर हम बात करें, अगर आपके ग्रैंडपा ने कोई डिसीजन लिया है तो वो सभी के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो एक कंट्री का डिसीजन कोई एक सिंगल पर्सन कैसे कर सकता है? तो इस सब के लिए वर्ड इमर्ज हुआ डेमोक्रेसी, वर्ड इमेज इमर्ज हुआ। और डेमोक्रेसी का जो सिंपल प्रिंसिपल था, बेसिक जो प्रिंसिपल था, उस मतलब बेसिक सिद्धांत जो एक था, वो सिद्धांत था कि पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो लोग हुआ करते थे वो मेन सोर्स हुआ करते थे पॉलिटिकल पावर का। पॉलिटिकल मतलब लोगों का, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ही है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना? तो लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो इस तरीके से इस उसमें हम अपने डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस कैसे कितने फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के और कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की डेमोक्रेसी ही एक जो होता है बेसिक जो है सिद्धांत के आधार पर जनता की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है, और इसमें लोग ही उस संस्थाओं के जो माध्यम से शासन करते हैं, मतलब वो अपने लीडर्स के आधार पर शासन चलाते हैं, और लीडर्स वही काम करता है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बेहतर होते हैं। ठीक है? तो समाज के विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है, जो चुने हुए लीडर्स जो होते हैं वो सामने आएंगे और उनके आधार पर नियम कानून बनेंगे। तो इसलिए लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र जो बात की जाती है या डेमोक्रेसी की बात की जाती है, वो एक अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स होते हैं उनको इस पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सेदार बनाया जाता है, और जो कि मॉडर्न टाइम में आपको देखने को मिल रहा है एक बेहतरीन। इसको डिवाइड किया गया है इन द फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स में, 4 रूपों में डिवाइड किया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं, पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब बॉडी की बात की जा रही है। आप जो ऑर्गन्स होते हैं उसके पहले यहाँ पर हम सिंपल बात कर लेंगे। इसमें हम ये 2 टाइप में देखा जाता है, एक तो हॉरिजेंटल, है ना, और दूसरा वर्टिकल रूप से, है ना, 2 टाइप्स में देखा जाएगा। पावर शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल्स, ओके। देन पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सामाजिक ग्रुप में, ठीक है, बटी होनी चाहिए। पावर इज आ शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर, जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, जो मेजॉरिटी या जिनके जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो इन फॉर्म्स को हम आगे यहाँ से एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से। नंबर 1 है पावर शेयर डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर शेयरिंग बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जिसे हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम अभी एक आगे बेहतर तरीके से देखेंगे। सेकेंड कहा जाता है पावर शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल, फेडरल गवर्नमेंट, दो शासन व्यवस्था, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पावर शेयर द ग्राम पंचायत इन सिमिलर एग्जांपल्स, जिसको हम वर्टिकल वे में अभी आगे समझेंगे, है ना। पावर शेयर बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे बेल्जियम की बात की थी हमने, डच और फ्रेंच में जैसे डिवाइड किए गए थे, पावर को बांटा गया था, उस हिसाब से हम बात करेंगे, है ना। और पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, एक से ज्यादा पार्टी होती है किसी भी देश या प्रदेश में, तो उनके बीच में कैसे, अगर बाई चांस मेजोरिटी में नहीं आ रही है, जो इससे पहले वाले में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था जर्मन गवर्नमेंट का, है ना, जर्मन गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने क्या, 2 स्टीयरिंग लगी हुई थी एक गाड़ी पे, है ना,
एक गाड़ी पे, और उस पे लिखा हुआ था जो जर्मन गवर्नमेंट है ना, जर्मन गवर्नमेंट। तो इसमें दो स्टेज का मतलब कि दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कंटिन्यूअस वर्क करेंगी। ओके। एंड जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के बाद हम जेंडर्स की बात करते हैं, सामाजिक जितने ग्रुप होते हैं उनके बीच में बटी होनी चाहिए। नाउ हाँ चलो, फर्स्ट जो डिस्कस किया था एज द हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग की बात की थी। तो क्लास 9th में वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था हम लोगों ने कि एक तो लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक जुडिशियरी बॉडी होती है। तीन बॉडीज होती हैं और जो कि पैरेलल वर्क करती हैं। ये एक दूसरे को वॉच करती हैं और एक दूसरे को अपने प्लेस पे, मतलब उनको क्या करती हैं, इलेक्ट करती हैं, है ना। इससे ये तीनों बॉडीज के आधार पर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अब इन तीनों का काम क्या होता है, सिंपल अगर हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करना है, समझना है, 9th क्लास में पढ़ा था इन तीनों के बारे में। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कोई भी लॉ बनाना, जिसे हम विधायिका कहते हैं, है ना, विधायिका कहते हैं। इसका काम होता है नियम को बनाना, कानूनों को। एग्जीक्यूटिव बॉडी का कार्य काम होता है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, है ना। इसका काम होता है कि कोई भी नियम है, कोई भी लॉ है, उसे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। तीसरी बॉडी है हमारी जुडिशरी, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। इसका काम होता है कि रिसॉल्व करना डिस्प्यूट बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या अदर किसी इनके जो सब डिविजन्स में, सब पार्ट्स में, है ना। तो आप संसद भवन को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियर कि उसमें समझ सकते हैं। तो इसको पूरा हमने 9th क्लास में देखा था, है ना। लेजिस्लेचर जो विधायिका है वो चुन के आती है, और जो एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव में वर्क करते हैं, क्योंकि जो नियम कानून बनते हैं उनको लागू करवाना होता है, उनको सुचारू रूप से। और जो नियम कानून लागू हैं, क्या वो समाज के लिए, क्या लोगों के लिए बेहतर हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके बीच सामंजस्य है या नहीं है, किसी प्रकार कोई अन्याय किसी के साथ ना हो, तो न्यायपालिका इस चीज को देखती है, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। आई होप आपको यह हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग समझ में आ गई होगी। क्षैतिज सत्ता का बंटवारा। ओके, तो लेट डिस्कस सेकेंड टर्म्स, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। क्षैतिज रूप से बंटवारा किया जाता है। ये सेकेंड पार्ट है हमारा फॉर्म्स है, जिसमें पावर शेयरिंग का, इसमें पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की बात करते हैं तो आपने देखा होगा पीएम होते हैं, और सुप्रीम ऑफ द कंट्री कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना। सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम ऑफ द जो कंट्री होता है, वो, उसको आपने देखा होगा कि वो प्रेसिडेंट होता है, और उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, यानी पीएम, पीएम के बाद सीएम, है ना, फिर आपका जो विलेज हेड होते हैं, है ना, उनकी बात की जाती है। तो इस तरह से पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम की बात करते हैं, और पीएम ये हेल्प करते हैं, इसको हमने 9th क्लास में पूरा डिटेल पढ़ाया गया था पीएम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में कौन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम की बात करें तो पीएम एक मंत्री परिषद होता है, और ये प्रेसिडेंट से सलाह लेते हैं, और पूरे होल इंडिया की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें,
वो नियम कानून बनाते हैं और इसी के आधार पर जो लिस्ट होती है ना, सब्जेक्ट लिस्ट जो होती है उनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें 3 लिस्ट होती हैं। एक तो अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट होती है ना, फर्स्ट। सेकंड लिस्ट की बात करें स्टेट लिस्ट होती है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में लिखा होता है कौन कहाँ पर किस चीज पे कानून आएगा। और तीसरी जो होती है वो कंकरेंट होती है, ठीक है, लिस्ट होती है, और जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ में मिलके बनाएंगे नियम कानून। तो इनके बीच डिवाइड होता है, ये पावर का डिवाइडेशन है कि कुछ यूनियन के पास यानी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल बनाने का नियम है, और कुछ चीजें स्टेट के पास, और कुछ पॉलिटिकल जो लोकल बॉडीज होती हैं वो अपने आधार पर सजेस्ट कर सकती हैं और कर सकती हैं, और कुछ पे दोनों स्टेट और सेंट्रल मिलके जो है बनाएंगी, उसे हम संघ सूची के नाम से जानते हैं, है ना, संघ सूची के नाम से जाना जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट जो सम्मिलित रूप से बनती है। तो इस आधार पे इसमें पावर का डिवाइड होता है। और लोकल बॉडीज जो कि आपकी जिला पंचायत परिषद होते हैं वो सब। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते हो कि सिंगल सत्ता जो है वो वर्क कर रही है। इसमें पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार को बनाया जाता है, और क्षेत्र प्रांत के आधार पर अलग सरकारें बनती हैं। जैसे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर अलग इतने 28 राज्य हैं उनकी अलग गवर्नमेंट हो गई, 28 राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग गवर्नमेंट मतलब लोकल बॉडीज वर्क करती हैं, विलेज लेवल पे अलग वर्क करती हैं। पूरे देश के लिए बनाने वाली जो सामान्य सरकार को हम जो संघ, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो नियम का रूल्स बनाती है, और जो स्टेट लेवल पे बनाती है, जो अलग अलग नामों से हम उसे पहचानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश तो यूपी गवर्नमेंट हो गई, एमपी की गवर्नमेंट तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो गई, राजस्थान तो राजस्थान की हो गई, वो अलग अलग स्तर पर होती है। फिर उसी को अगर हम और बात करें लोकल बॉडीज उस पर जाएं, तो पंचायती राज के बाद से अगर हम बात करें तो उसमें आपका जिला परिषद होती है। अब वो जिला परिषद अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। तो भारत में इन राज्य सरकार के आधार पर राज्य सरकार या जो क्षेत्रीय सरकारें, और कई देश हैं जिनमें सिर्फ सेंटर और स्टेट होंगी, कोई क्षेत्रीय सरकारें लोकल बॉडीज नहीं होंगी। भारत में 3 लेयर्स हैं, और कहीं कहीं पे सिर्फ 2 लेयर देखने को मिलती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन अगर इस सब की बात करें तो इसमें से जो देश ऐसी व्यवस्था, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो सत्ता होती है के बीच बंटवारा किस तरह होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हमने बात करें तो बेल्जियम में जो देखा था काम हुआ है, और श्रीलंका में उस पर काम नहीं हुआ था। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ रूल बनाती थी, बाकी स्टेट्स अपने हिसाब से वर्क करते थे, और उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, तो वहां पर सिविल वॉर देखने को मिला, है ना। अब जो लोकल सरकार जिसमें नगर पंचायत बोलते हैं और नगर पालिका होती हैं, वो लोकल लेवल पे होती हैं, वो अपने हिसाब से वर्क करती हैं। उच्च एवं निम्न स्तर की जो सरकारें भी के बीच सत्ते के बंटवारे को वर्टिकल कहा जाता है, जो हमने यहाँ पर देखा, है ना। तो आई थिंक आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग की। इसमें हम बात करेंगे सोशल ग्रुप्स के आधार पर, है ना, एथनिसिटी बात करते हैं या एथनिक ग्रुप के आधार पे बात करते हैं, है ना। तो इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बात करेंगे तो बेल्जियम की देखा आपने कि कैसे सोशल ग्रुप्स को एक साथ लेके उसने बेहतर तरीके से वर्क किया, है ना। सत्ता की जो समुदाय सरकार थी, तो इसमें उसने जो एक मॉडल, बेल्जियम का मॉडल काफ़ी अच्छा उसने प्रस्तुत किया। कुछ देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर कानून लॉ की बात करें, कानून की बात करें, तो प्रावधान है कि जो सोशल फर्म्स हैं
से कमजोर समुदाय या महिलाओं को विधायिका या प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, जिसमें आज आप देख पा रहे हैं भारत में भी जेंडर के आधार पर भी इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हमारी लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में या जुडिशियल बॉडी में बात करें तो वुमेन्स जेंडर के बेस पे किसी के साथ बायसनेस नहीं है, आज आपको देखने को मिलेंगी। उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है माइनॉरिटीज को, ताकि वो ऊपर आ सकें और बेहतर फॉर्मेशन। आज हमारी कंट्री में इंडिया की बात करें अगर हम, तो सबसे टॉप पे एक माइनॉरिटी लेवल के ही जो यशस्वी हैं, मतलब बैठी हुई हैं, वो आज कर रही हैं। तो वो एक ट्राइबल ग्रुप से आती हैं, जो एसटी से आती हैं, लेकिन फिर भी आज एक बेहतर तरीके से हैं। तो ये एक बेहतर डेमोक्रेसी की विशेषता मानी जाती है ना। तो इसको हम अब बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझिए और देखिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है, प्रशासनिक बॉडी होती है, एक बड़े अच्छे लेवल पे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करके उसको वर्क किया जाता है। माइनॉरिटीज कम्युनिटी गेट द फेयर शेयर इन द पावर में एक फेयर शेयर अच्छा मिलता है, और अकोमोडेट किया जाता है सोशल डाइवर्सिटी को, एंड फील अदरवाइज एलिनेट किया जाता है, सोशल ग्रुप्स में इसको अलग रखा जाता है। तो थर्ड फॉर्म्स ऑफ द अपने पावर शेयरिंग को समझा। फोर्थ फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग की बात करें तो इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को देखते हैं, मूवमेंट इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर्स को देखते हैं। ठीक है, कुछ दल होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आंदोलनों के द्वारा, जैसे किसान सभा हो गई, जाट सभा हो गई, इस तरह से बहुत से होते हैं, समूह बने होते हैं। किसान सभा ज्यादा प्रभावी रहती है। तो उसमें को भी उसमें सत्ता जो भी नियम कानून बनते हैं, तो उसमें उसको एक बार थोड़ा बहुत उसमें रोल रहता है, उसके भी मेंबर्स रहते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के अगर दावेदारी की बात करें या भी चुनाव के विकल्प को जरूरी रहना चाहिए, जिसमें डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो उसमें विकल्प जो है विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं, और साथ में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आपस में जो है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपनी जो प्रतिद्वंदिता या अपनी जो है सर्वश्रेष्ठता को साबित करके जो है सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रह के जो अच्छा वर्क करेगा वो बार बार बनेगा। ये आपने इंडिया में सिंपल देखा होगा, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, है ना, एनसीपी, पीडीपी, सीपीआई, एनटीपी, वो जेडीयू, बहुत सी पार्टीज हैं। इन पार्टियों में आपस में कंपटीशन होता है। अगर एक वर्क नहीं करेगी तो सत्ता यानी जो पीपल्स हैं उस कंट्री की उसको वोट नहीं देंगे, जिससे दूसरी पार्टी फिर से फॉर्म्स में आ जाएगी। आज एक कड़वा सच है कि उत्तर भारत में इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ एज कंपेयर दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया की बात करें। दक्षिण भारत में बहुत समय से एक ही पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है। ठीक है, अगर राज्य उत्तर प्रदेश में राज कर रही है तो सपा ही है, उत्तर प्रदेश में अगर कर रही है तो 10 15 साल बसपा ही राज कर रही है, बीजेपी कर रही है तो बीजेपी ही कर रही है। इससे डेवलपमेंट नहीं होता है, इससे डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर वही दूसरी तरफ हमने डिस्कस करें कि आंध्र प्रदेश या कोई भी साउथ इंडियन स्टेट ले लें, उसमें क्या होता है कि एक पार्टी एक बार के से ज्यादा सत्ता में नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी पार्टी होती है, वो ध्यान रखती है कि अगली बार वर्क नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे सत्ता में। तो उसमें कभी भी कोई पार्टी एक बार से ज्यादा बार नहीं जीती है, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट का जो बेस है वो एक बेहतर तरीके से हो रहा है, और इसीलिए साउथ इंडिया डेवलप्ड है एज कंपेयर उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के। वैसे इंडिया को पूरा एक इंडिया है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें रीजनल बेस पे, है ना, तो इस आधार पे नॉर्थ इंडिया कम है, साउथ इंडिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक 5 साल के बाद दूसरी
गवर्नमेंट आ जाती है हर 5 साल के बाद, तो सीधा इंडिकेट वहाँ की गवर्नमेंट कर दे, जो वहाँ के पब्लिक है कर देती है कि अगर आप वर्क नहीं करोगे तो हम एक बार के बाद दूसरी बार आपको नहीं इलेक्ट करवाएंगे वहां पर। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म्स है वहाँ का। और अगर कोई जो मूवमेंट्स हैं, जो आंदोलन होकर करता होते हैं, वो भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इस कंडीशन में। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ, इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये सब क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्हीं के आधार पर पार्टीज कैसे वर्क करेंगी ये डिपेंड होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस दोज पावर्स, दीज पावर्स। तो इससे जनता दल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बहुत सी पार्टीज होती हैं, हमने आपको समझा दिया और वही सेम इसमें है ना। तो इस आधार पर अगर वर्क नहीं होगा, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो सीधी सी बात है उसको नहीं किया जा सकता। एक की सत्ता नहीं, आज बीजेपी तो कल कांग्रेस, फिर आप, फिर बसपा, फिर सपा, और इनको अगर सही से किसी प्रकार का बिजनेसमैन को अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, फार्मर्स को सुविधाएं अच्छी नहीं मिली, या इंडस्ट्रियल जो कामगार जो मजदूर होते हैं उनको अच्छी से फैसिलिटीज नहीं मिली, मतलब उनके हिसाब से, सबके हिसाब से वर्क नहीं हुआ, तो आपको सभी को देखना है। अगर आप सिंपल अगर बिजनेसमैन को लेके चलेंगे तो आप पार्टी में नहीं आएंगे, ये आप समझ लीजिए। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को एक को लेंगे तो आप नहीं आ पाएंगे। आपको सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, और सभी को का डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबके विकास की कंडीशन पे अगर वर्क करेंगे तो बेहतर तरीके से आप एक से ज्यादा बार हो सकते हैं। लेकिन अगर जिस स्टेट में एक से ज्यादा बार एक गवर्नमेंट वर्क हो जाती है तो वहां पर वर्क नहीं अच्छी, सेकेंड टाइम में वो वर्क अच्छी नहीं करती। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जाके वोट देना चाहिए, और उसको वोट देना चाहिए जो बेहतर हो, वो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो ये आज हमारा क्लास रहा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बात करें हम, तो वो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हमारा फेडरलिज्म, इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ वर्क करेगा वो भी, इसमें दुशासनवाद की बात करेंगे। तो आप इसको जरूर पहले पढ़ लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा 2-3 बार देख के कि हम क्या बताए हैं, ताकि उसको जब हम एक्सप्लेन करें तो आपको समझ में आ जाए। तो हमारे यहाँ पर जो सोशल मीडिया ग्रुप्स भी हैं अलग अलग, तो उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कि आप कैसा लगा आपको वीडियो, पूरा जो चैप्टर है एक्सप्लेनेशन, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।